हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की हिंदी व्याकरण की क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं अव्यय के विषय में। अव्यय वो टॉपिक है जिसके बिना हम शब्द भेद के अन्य भागों का अध्ययन नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले की हिंदी व्याकरण की कक्षाओं में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर बताया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। लेकिन बात अगर क्रिया के बाद क्रिया विशेषण की ओर बढ़ने की है तो इसको जानने के लिए अव्यय को जानना जरूरी है। तो क्लास में बने रहिए, और क्लास में बने रहने के पहले इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक ये पूरी क्लास बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि हम इस अव्यय वाले टॉपिक में क्या क्या चीजों को सीखने वाले हैं। अव्यय को जानने के लिए अव्यय का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पर इस शब्द अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं होता या जिसकी खपत नहीं होती है। यानी कि अगर हम इसका शब्द विग्रह करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय। अगर हम बात करते हैं अ शब्द के शाब्दिक अर्थ का, तो ये नकारात्मकता में लिया जाता है, यानी कि नहीं कहे जाने का बोध कराता है। नकारात्मकता में इस शब्द का अर्थ लिया जाता है। और वही व्यय का मतलब होता है खपत होना या फिर खर्च होना। तो एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा शब्द जिसके साथ जुड़ने के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई खपत नहीं होता या जिसका कोई भी व्यय नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, तो अव्यय अपने आप में एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कहने का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा अविकारी शब्द जिसके साथ अगर हम बात करें वचन की, काल की, पुरुष की या फिर उनके लिंग की, तो इन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह विकारी शब्द जिस पर काल, वचन, लिंग या फिर पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय का नाम देते हैं। मैं यहां पर परिभाषा पूरी तरीके से लिख रही हूं। वह विकारी शब्द, वह अविकारी शब्द जिस पर काल, पुरुष, वचन या लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता, नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा जानने के उपरांत इसके अंतर्गत आने वाले शब्द भेदों की चर्चा किए बिना हम व्याकरण को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अव्यय के अंतर्गत शब्द भेद के अंदर आने वाले वो कौन कौन से भाग हैं, पद हैं, जिनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो हम पहली बात लिखते हैं, जो आपका होता है पहला सेक्शन इसके अंतर्गत का पहला अनुभाग, वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दूसरा भाग जो होता है वो होता है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा भाग है समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। और चौथा भाग है आपका
निपात। इनमें से चारों टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही बड़े-बड़े टॉपिक हैं, तो हम इन्हें एक-एक करके अगले क्लासेस में इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा इंट्रो करवा के चल रही हूँ क्योंकि अगला टॉपिक क्रिया विशेषण ही होने वाला है। तो क्रिया विशेषण कहने का तात्पर्य है एक ऐसा अव्यय शब्द या एक ऐसा विकारी शब्द जिसका प्रयोग हम क्रिया की विशेषता बताने के लिए करते हैं, उसे क्रिया विशेषण का नाम दिया जाता है या फिर हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद की जो क्लास है उसमें हम क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण के पदों और उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपके पास ये सारी जानकारी व्याकरण से संबंधित विधिवत तरीके से होती चली जाए। यहाँ पर एक चीज समझ कर लेकर चलना जरूरी है कि ये जो अविकारी शब्द जिस पर काल, पुरुष, वचन या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा सेक्शन व्याकरण के अंतर्गत आता है, तो व्याकरणीय कोटि के अंदर इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आपको अपने ध्यान में लेकर चलना है। तो आज के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।